हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 12th ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपकी फर्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। साथ ही सेकंड बुक का 2 से 4 घंटे हमें लगेंगे, आपको लगभग सुबह तक मैं अपलोड कर ही दूंगा, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखना। वीडियो देख कर जाओगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि 22 तारीख का आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल 1 नंबर जाएगा। साथ ही 4 से 6 नंबर वाले तो इस पूरी वीडियो में कवर हो ही जाएगा, 1-2 नंबर वाले भी मैं बीच बीच में कवर करवाता रहूंगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। भाई पिछले 6 सालों के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वही आएंगे, देखना। पहला आपका है कि भाई एक ध्रुवीयता या द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है, इसको समझाइए। और एक ध्रुव विश्व और द्विध्रुव विश्व में अंतर। देखो यार, एक ध्रुव विश्व का सबसे पहली बात तो यह है कि विश्व में एकमात्र जब महाशक्ति रहती है, एकमात्र योद्धा रहता है, तो उसे हम एक ध्रुव विश्व कहते हैं। जैसे वर्तमान में अमेरिका, या फिर अभी तो मल्टीनेशनल आपका बनता चला जा रहा है, वो बात अलग है। दूसरा, दो ध्रुवीयता, जिसमें दो लोग आमने सामने लड़ते हैं, जिसमें आपने 1939 जो आपका था, या 1945 के अराउंड आपका दूसरी विश्व युद्ध हुआ, उसमें दो ग्रुप थे। लेकिन इसके अलावा हमने देखा कि 1945 से लेकर 1991 तक, जिसमें दो व्यक्ति लड़ते हैं या दो समूह लड़ते हैं, जिसमें एक तरफ अमेरिका होता है, एक तरफ सोवियत संघ रहता है, तो उस टाइम पीरियड को हम लोग दो ध्रुवीयता कह सकते हैं। साथ ही बर्लिन की दीवार को गिर जाने को एक ध्रुव विश्व के पतन का घोतक क्यों माना जाता है, 2011 के आपके सीबीएसई में आया हुआ है। और 1989 में बर्लिन की दीवार बहने को दो ध्रुवीयता का अंत क्यों माना जाता है। देखिए 1961 में, पहली बात आप समझते हैं कि 1961 में बर्लिन की दीवार जो खड़ी होती है, यह शीत युद्ध का प्रतीक होता है, शीत युद्ध का एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है। साथ ही यहाँ पर आप देखिए जर्मनी है, तो जर्मनी के दो भाग बीचों बीच हो जाते हैं, एक तरफ पश्चिमी जर्मनी, एक तरफ पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी जो है ये यूएसए के साथ चली जाती है, और जो पूर्वी जर्मनी है वो यूएसएसआर के साथ, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर आपका जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो आपका मतलब गणराज्य रहा, उस सोवियत गणराज्य, समाजवादी गणराज्य, उसके साथ। यहां पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी हुई, 1961 में, कब गिरी आपका 1989, 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर आपका 1989 को लगभग गिरा दी गई, ठीक है, और जर्मनी का एकीकरण हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉक थेरेपी, जो कि 2009, 2011, 2013, 14 और फिर 20 में आया हुआ है। शॉक थेरेपी क्या है? इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, और साथ ही साथ यह सोवियत संघ के विघटन का आपका कारण भी रहा, और इसको मुद्रा कोष, विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक इसको लाया था, जिसमें समाजवाद से, किससे, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन, संक्रमण का मतलब होता है परिवर्तन, ठीक है, इस बात को याद रखना। इसके साथ ही सोवियत संघ के विघटन के से संयुक्त राज्य अमेरिका को कैसे लाभ हुआ, तो पहला तो लाभ यही है कि भाई शीत युद्ध समाप्त हुआ, और सोवियत संघ से चौड़ा लाभ यही हुआ कि भाई अमेरिका एकमात्र कहीं ना कहीं से अपने आप में वहाँ भी शांति स्थापित होगी, अब अपने आप में अपने डेवलपमेंट पे काम कर पाएगा। साथ ही हथियारों की होड़ की समाप्ति हो जाती है, जैसे ही आपका सोवियत संघ बिखरता है, तो हथियारों की जो होड़ चल रही है, जहाँ पैसे अमेरिका लगा रहा था बहुत बड़ी मात्रा में, आज वो पैसा अपने लोगों पर, अपनी जनता पे, अपने और किसी वेलफेयर पे लगा सकता है, और उसको वो बात की टेंशन नहीं कि अब सोवियत संघ के सामने। साथ ही अमेरिका एकमात्र महाशक्ति विश्व में उभर के सामने आता है। कहीं हम कह सकते हैं कि ये सोवियत संघ के विघटन का जो परिणाम के पॉइंट है, आप इसमें लिख सकते हो, मतलब वैलिड पॉइंट्स है। साथ ही 2014-2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया शॉक थेरेपी के किन्हीं 4 परिणामों को बताइए, शॉक थेरेपी के किन्हीं 2 परिणामों को बताइए, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है और उसके परिणाम। ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन मतलब बना लेगा तो आंसर सेम ही रहेगा। शॉक थेरेपी पहले बताओ कि आघात पहुंचाकर उपचार करना है, यही शॉक थेरेपी, जिसमें समाजवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन का सिद्धांत था, जिसको रूस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देश गुजरे, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको लाए थे। परिणाम क्या होता है भैया? सबसे पहला परिणाम यही होता है कि उद्योग का पतन हो जाता है। जो उद्योग धंधे होते हैं बिल्कुल 90% वे आपके निजी हाथों में चले जाते हैं, जिसे गराज सेल भी कहा गया। क्या कहा गया? गराज सेल, जिसमें सोवियत संघ की जो 90% अर्थव्यवस्था थी वो औने पौने दाम में बेच दी गई है आम जनता को। आम जनता ने किसी लालची व्यापारी को बेच दी, तो पूरा मामला खराब हो गया। दूसरा, वहाँ पे खाद्य सुरक्षा, आप कह सकते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा का पतन होता है, मुद्रा का गिरावट आती है। उनकी मुद्रा का नाम था रूबल, रूसी मुद्रा का नाम क्या था? रूबल, यह भी आप याद रखें, इसका भी गिरावट आती है। साथ ही साथ कृषि का निजीकरण हो गया, जो कृषि है उसका निजीकरण हो गया, और जिससे लोगों को खाने पीने की समस्या सामना करना पड़ा। साथ ही लोक कल्याण के जो कार्य है वे बंद हो गए, और समाज में नए नए वर्गों का निर्माण होने लगा। बिचौलिए और गरीब वर्ग आपके उभर का सामने आए। 1500 बैंकों का दिवालिया हो गया, और वित्तीय संस्थाएं जो थी, जो पैसे की आपकी संस्थाएं रही, वे आपकी दिवालिया घोषित हो गई, कंगाल हो गई मतलब। और जन आधारित जो आपके संस्करण थे, निर्माण प्रक्रिया थी, वहाँ पे लोग जो असफलता रही, वो लोग ग्रामीण प्रक्रिया का पालन नहीं कर पाया। और तुर्कमेनिस्तान की हम बात करें, चाहे वहाँ 10 साल, उज्बेकिस्तान में 10 साल राष्ट्रपति और अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। खासकर आपका तजाकिस्तान का नाम भी याद है, जहाँ 10 साल तक गृह युद्ध भी चला, तजाकिस्तान, वो भी याद रखना।
चेचन्या जो कि रशिया का, और दागिस्तान जहां संघर्ष का माहौल रहा, और चेचन्या और जॉर्जिया में तो आतंकवादी संगठन भी सामने उभर के आए। जॉर्जिया की आपके 2 प्रांत जो है, प्रांत मतलब उसके राज्य, वो स्वतंत्रता की मांग करने लग गए। और अजरबैजान के एक प्रांत जो कि अर्मेनियाई लोग हैं, वो अर्मेनिया अलग होने की मतलब उन्होंने बात कह दी। यूगोस्लाविया भी आपको पता होगा, बोस्निया हार्जोगोविना और स्लोवेनिया में 3 भागों में आपका, बोस्निया हार्जोगोविना और क्रोएशिया 3 भागों में, मतलब ये आपका बट गया, जिसमें बोस्निया हार्जोगोविना 1, स्लोवेनिया 2 और क्रोएशिया 3। और मध्य एशिया में जो है हाइड्रोकार्बन या फिर जो भी आपके संसाधन है, इसको लेकर संघर्ष शुरू हो गया। साथ ही यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ो ही मत। हर बच्चे को यही बोलता हूँ जिसको पढ़ाता हूँ, भाई ये क्वेश्चन तो आप करके जाओ, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन 2016 हो, 17 हो, 15 हो, 18 हो, 20 पूछा ही जाता है मतलब। तो देखो सबसे पहला कारण ये रहा कि आर्थिक और राजनीतिक जो संस्थाएं थी उनकी अंदरूनी कमजोरी रही। और कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की इच्छाएं, आकांक्षाएं, जो उनकी एस्पिरेशंस रहीं, जो उनकी आकांक्षाएं रही, उसको पूरा नहीं कर पाई, और यही सोवियत संघ के विघटन का एक कारण माना जाता रहा। दूसरा, हथियारों की होड़। जो आपके सोवियत संघ था वो अपनी जनता पे, जहाँ पे उसको अपने संसाधनों पर, लोगों पर खर्च करना चाहिए था, अब वो हथियारों पर अधिक खर्च कर रहा है, जिससे जो पूर्व यूरोप के अपने लोग हैं, जो पिछड़े देश है, उन पर भी खर्चा कर रहा है, क्योंकि पूर्व के देशों को भी सोवियत संघ पैसा दे रहा है। तो अपने लोगों पर, अपने घर पर ध्यान नहीं दे पाया, जिस कारण से वहाँ पर संघर्ष शुरू हुआ। पश्चिमी देशों की तुलना में निराश जनता। यहाँ पे पश्चिमी देश काफ़ी आगे बढ़ रहे थे प्रौद्योगिकी के मामले में, हर चीज़ के मामले में, लेकिन यहाँ सोवियत संघ पिछड़ रहा था, और उसकी जनता को भी बात पता चल रहा था कि यार हम लोग उनसे पिछड़ रहे हैं, और मनोवैज्ञानिक रूप से वे हार रहे थे उनसे, मतलब ये पॉइंट याद रखना बस, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार या वर्चस्व, कि मतलब भाई सोवियत संघ में प्रशासनिक व्यवस्था जो रही वो गतिरुद्ध हो गई, रुक सी गई थी, और पिछले 70 सालों से कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे वर्चस्व जमा लेती है, और इस कारण से भी वहाँ चीज़ों को सुधारना अपने आप में एक मुश्किल काम आपका रहा, ठीक है। साथ ही सोवियत संघ का जो प्रशासनिक आपका राजनीतिक व्यवस्था है वो गतिरुद्ध हो गई, कोई खास काम नहीं रहा, भ्रष्टाचार रहा, अधिक आपकी गलतियां सुधारने में कोई काम नहीं किया, खुलेपन की कोई काम ही नहीं था। साथ ही आप 5वां पॉइंट हो गया। छठा, आप बताओ कि मिखाइल गोर्बाचेव की असफल नीतियां, जिसमें मिखाइल गोर्बाचेव लाते हैं ग्लास आपका नोस्त्र, क्या है ग्लास नोस्त्र, और एक होता है पेरेस्ट्रोइका, ठीक है, पेरेस्ट्रोइका। ग्लास नोस्त्र का मतलब होता है आपका खुलापन, और इसका मतलब है खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पुनर्रचना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव लाए तो दोनों असफल रही। साथ ही आप 7वां पॉइंट बोलो कि भैया रूस की प्रमुखता रही, किसकी, रूस की क्या रही, प्रमुखता रही। इसके साथ आप 8वां पॉइंट बताओ कि भाई जो सोवियत संघ के नेता थे, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे, उनको विशेषाधिकार प्राप्त था। और 9वां बताओ आप, राष्ट्रवाद की भावना और संप्रभुता के इच्छा के उभार के कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। ये पॉइंट लिख दोगे बिल्कुल परफेक्टली, आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। अब सोवियत संघ के देखो विघटन के परिणाम कितनी बार आया हुआ है, 2010 में, 12 में, 13 में, 14 में और 17 में भी आया हुआ है, ठीक है। अब परिणाम में से कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये कोई तरीका अपना लेगा वो, और फिर आपको आंसर बताना पड़ेगा, हाँ भाई यही आंसर है। तो पहला परिणाम आपका निकल के आता है कि भाई शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। किसकी, सोवियत संघ के विघटन का सबसे बड़ा परिणाम यही था कि 2 महाशक्तियां जहां आपस में लड़ रही थी, विचारधाराएं लड़ रही थी, जिसमें एक तरफ समाजवाद, एक तरफ पूंजीवाद। अब वहां पर केवल एकमात्र विचारधारा रह गई है, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं, और वह विचारधारा विश्व में आपकी आगे बढ़ रही है। दूसरा, शस्त्रों की होड़ की समाप्ति, क्योंकि अब सोवियत संघ अमेरिका के बीच में एक से बढ़ के एक मारक हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी। लेकिन अब दोनों महाशक्तियां दुनिया को एक प्रकार से, अब कह लीजिए, अपने समर्थन में जुटा रही थी, लेकिन एक तरफ अब सोवियत संघ खत्म हो गया, बिखर गया, तो अब अमेरिका ऐसा नहीं करेगा, उसके पास इनफ हथियार है, उसको जरूरत नहीं है। एक ध्रुव विश्व, जहां आजकल या अभी तक दुनिया सोच के चल रही थी कि हमें सोवियत संघ की तरफ जाना चाहिए, अमेरिका की तरफ, अब दुनिया के पास एक ही विकल्प है, वह है अमेरिका। और आज अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत, यहाँ से अमेरिकी वर्चस्व पॉइंट भी बना सकते हो, शुरुआत हो जाती है। नवीन राज्यों का उदय, जिसमें 15 सोवियत संघ के जो गणराज्य रहे उनका उदय होता है, चाहे हम यूगोस्लाविया की बात करें, चाहे हम आपका रूस, बेलारूस, यूक्रेन, अजरबैजान आपका बात करें, किर्गिस्तान की बात करें, ये सारे के सारे इसमें से अलग हो जाते हैं। तो नवीन राज्यों का उदय भी होता है। लोकतंत्र का विस्तार, अभी तक वहाँ लोकतंत्र नहीं था, लेकिन अब वहाँ लोकतंत्र की संभावनाएं भी बढ़ने लगी, तो लोकतंत्र का विस्तार हुआ। और इसके साथ ही आप कह सकते हो कि समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लग गया, समाजवाद को कोई नहीं मान रहा है, और पूंजीवादी जो विचारधारा है, पूंजीवाद जो है उसका प्रसार आपका होने लगा, मतलब उसका फैलाव होने लगा। साथ ही आप 7वां पॉइंट बनाओ कि जो वहाँ पे मतलब राजनीतिक व्यवस्था थी, अब उसके शक्ति संबंध बदल गए हैं, क्योंकि अब अमेरिका को सोच कर ही आपको नियम बनाने पड़ेंगे या बातें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि सोवियत संघ नहीं है। और विश्व में शांति और सौहार्द की स्थापना हो जाती है, क्योंकि जो संघर्ष चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, जो संघर्ष चल रहा था, अब वह समाप्त हो चुका है, तो शांति की स्थापना हो जाएगी।
साथ ही आपका सोवियत प्रणाली क्या है और किन्हीं 4 विशेषताओं का आकलन कीजिए। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। सोवियत प्रणाली से हमारा अभिप्राय है भैया समाजवाद के आदर्श और पूंजीवाद के विरोध में की गई जो प्रणाली है वह सोवियत प्रणाली है, जिसमें समतामूलक समाज की आवश्यकताओं से प्रेरित है। समतामूलक का मतलब है समान समाज में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और जिसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है, ये बात लिख देना। अब सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, देखो सोवियत अर्थव्यवस्था एक ऐसा आपका राज्य है, ऐसा नियंत्रण है। सोवियत संघ की सरकार सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर की जो सुविधा है वो देती है। बुनियादी आवश्यकता की सुविधाएं हैं जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रियायती दर है, बेरोजगारी नहीं है और भूमि और अन्य उत्पादकों पर स्वामित्व जो है वह राज्य के अंतर्गत सारी चीजें होती हैं। या तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, वरना क्वेश्चन का डिफाइन करने का तरीका फिर बदल जाता है कि भैया सोवियत जो व्यवस्था है किन्हीं 3 सकारात्मक और किन्हीं 3 नकारात्मक विशेषताओं को उजागर कीजिए। पहली बात, सोवियत संघ जो है वह अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व से आगे था। सोवियत संघ सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर आपका सुनिश्चित कर रहा था। सोवियत संघ सभी नागरिकों को बुनियादी जरूरत की चीज़ें जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, देखभाल की चीज़ें हैं वो सारी दे पा रहा था। इसके बाद वहाँ बेरोजगारी नहीं थी और हाँ उपभोक्ता विभाग बहुत उन्नत था। उपभोक्ता का मतलब ये था कि कार से लेकर पिन तक, वहाँ पर कार से लेकर पिन तक चीज़ें बनाई जा रही थी। इसी के साथ एक चीज़ और है, उन्नत आपका संचार प्रणाली। क्या? उन्नत संचार प्रणाली, जिसमें संचार व्यवस्था बहुत अच्छी थी और दूर दराज के इलाकों तक उनकी पहुँच रही। ये पॉजिटिव में है। नेगेटिव में आप बताओ कि सत्तावादी सरकार थी, नौकरशाही का शिकंजा, आपका डेमोक्रेसी ग्रिप रही, जिसमें वे आपके भ्रष्टाचारी रहे और जनता के लिए कोई काम नहीं कर पाए। साथ ही वहाँ पर एक दल का नियंत्रण होने के कारण वहाँ लोकतंत्र कभी आया नहीं और दल की आलोचना नहीं की जा सकती थी, मतलब आपकी कम्युनिस्ट पार्टी को आलोचना नहीं कर सकता था और इसी दल को उम्मीदवार केवल खड़े होते थे और जनता के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं था, जनता के प्रति कोई खास उनका रवैया नहीं था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व कह सकते हो, नौकरशाही का शिकंजा तो हमने बोल ही दिया। इसमें सोवियत प्रणाली जो है वह समाजवाद के आदर्श और पूंजीवाद के जो विरोध है उसमें थी, तो समाजवाद के आदर्श ही थे, पूंजीवाद का विरोध था, मतलब कोई स्थान ही नहीं था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अरब स्प्रिंग क्या है। देखो यार 21वीं शताब्दी में क्या होता है कि पश्चिम एशिया जो कि मुस्लिम बहुल इलाके आपके हैं, वहाँ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर एक जन आंदोलन शुरू होता है जिसे हम अरब स्प्रिंग कहते हैं। और चूंकि ये बसंत के महीने में शुरू हुआ इसीलिए इसको हम अरब स्प्रिंग बोल देते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। साथ ही ये आंदोलन आपको शुरू होता है 2009 में। ट्यूनीशिया नामक एक शहर है जहाँ पे एक मोहम्मद बाउजीजी नामक एक व्यक्ति होता है और वो अपनी फल की रेडी लगा रहा होता है और वहाँ पे कोई और रेडी एक दिन लगा लेता है, तो वो पुलिस वालों के पास जाता है, पुलिस वाले उसे ही मार पीट के भगा देते हैं, उससे पैसे छीन लेते हैं। इस बात से बहुत आहत होता है, बहुत दुखी होता है और वह अपना आत्मदाह कर लेता है, केरोसिन जला खुद को मतलब केरोसिन डालकर जला लेता है। ये पूरी घटना उसके जो भतीजा है, भांजा जो भी है, वो उसको मतलब इंटरनेट पे डाल देता है और ये पूरे ट्यूनीशिया में फैल जाती है कि कैसे एक आदमी केवल सरकारी व्यवस्था या भ्रष्टाचार के कारण मर गया। तो पूरे पहले तो देश में, फिर उसके बाद सारे देशों में फैलने लग गई थी, जिसमें आपको याद रखना है कि आंदोलन फिर पूरे जगह फैल गया। कारण यही था, भ्रष्टाचार था, बेरोजगारी थी, निर्धनता था, ये कारण थे। तानाशाह था, निरंकुश सरकार रही। होस्नी मुबारक जो कि मिस्र का सत्ता में था, तो बड़े स्तर पे उसने लोकतांत्रिक जो विरोध प्रदर्शन है उसको परिणाम स्वरूप ध्वस्त कर दिया, मतलब खत्म ही कर दिया, कोई विरोध होने नहीं दिया। और इसके अतिरिक्त अरब स्प्रिंग का जो प्रभाव है यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया जैसे क्षेत्रों में भी ये अरब देशों में देखने को मिला, जो लोकतंत्र की जागृति के लिए था। अब क्वेश्चन आपके बनते हैं कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी हुई थी? 1961 में, और 9 नवंबर 1989 को गिरा दी गई। जर्मनी, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 में। साथ ही साथ CIS क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, जिसमें रूस, बेलारूस, यूक्रेन अलग होने की घोषणा कर देता है। रूसी क्रांति 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में होती है और ताजिकिस्तान में 10 सालों तक युद्ध चला। रूस के 2 गणराज्य जिसमें चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मिखाइल गोर्बाचेव की 2 नीतियां थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति आपका मिखाइल गोर्बाचेव था, रूस का प्रथम राष्ट्रपति आपका बोरिस येल्त्सिन था। एक नंबर वाले भी क्वेश्चन में लगभग इंपोर्टेंट करवा दिए मैंने। साथ ही आपका जो अगला चैप्टर है जिसमें यह क्वेश्चन बहुत जरूरी है, आप खुद ही देख पा रहे हो कि इस प्रकार से क्वेश्चन वो चेंज कर देते हैं और सेम ही क्वेश्चन रहता है जिसका आंसर भी सेम लिखना होता है। पेपर देते समय एक चीज याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन वही है पर ये थोड़ा अलग लग रहा है, तो भाई क्वेश्चन वो वही है क्योंकि उसने थोड़ा अलग बना दिया है। जैसे देखो, यूरोपीय संघ को आर्थिक और राजनीतिक सैनिक क्षेत्र में एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन क्यों माना जाता है, ऐसा पूछ लिया 2012 में। फिर उसने कहा कि सोवियत संघ अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, उत्तरदायी कोई कारण बता दो। 2013, 14, 15, फिर 18 और 20 में भी सेम क्वेश्चन पूछ लिया। फिर 17-18 में क्या किया कि यूरोपीय यूनियन आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक सैन्य प्रभाव क्या है सिद्ध करो। या फिर उसने फिर क्या किया, यूरोपीय संघ को अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, कोई तर्क दो, 2020 में बोल दिया। और यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन कौन सी बातें बनाते, कोई सभी क्वेश्चन बोलेगा, आंसर सेम है।
पहले आप बताओ आर्थिक कारण क्या है। 2005 में यूरोप संघ की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी रही, 12,000 अरब डॉलर रही, जो कि अमेरिका से थोड़ा ज़्यादा थी, मतलब पहले स्थान पर रही। विश्व व्यापार में इसकी जो हिस्सेदारी है अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है। इसकी जो डॉलर है यूरो, वो अमेरिकी डॉलर के लिए मतलब खतरा बन रहा है अब, और अपनी आर्थिक शक्ति के प्रभाव पर अमेरिका और चीन के साथ व्यापारिक मामलों में धौंस के साथ बात करता है। 2016 में इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो 17,000 अरब डॉलर हो गई, जो कि अमेरिका के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर रही। ठीक है, इसके आर्थिक प्रभाव है। दूसरा राजनीतिक और कूटनीतिक, जिसमें यूरोप संघ की शक्ति के साथ इसमें राजनीतिक कूट शक्ति भी है इसके पास, मतलब आर्थिक के अलावा। दूसरा, वह अमेरिका के साथ सही दुनिया के प्राय सभी देशों में नीतियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर ही देता है। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम में अमेरिकी नीति के प्रति द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण का रवैया इसमें प्रमाण है, जिसमें चीन में मानवाधिकार को उल्लंघन हो, चाहे पर्यावरण को नष्ट करने का मामला हो, इसमें भी इसकी अपनी कहीं न कहीं चतुराई रहती है, अपना निवेश रहता है, और ये उसको प्रभावित करता ही करता रहता है कूटनीतिक तरीके से। साथ ही सामरिक मामले अगर हम बात करें तो भैया सैन्य मामले में यूरोप संघ एक मजबूत संगठन है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। रक्षा बजट अमेरिका के बाद इसका सबसे अधिक है, और इसका देखिए 2 सदस्य ब्रिटेन और फ्रांस जो है उसके पास 550 आपके परमाणु शस्त्र हैं। यही एक चीज़ मैं करेक्ट कर देता हूँ, ब्रिटेन जो है 2016 में जनमत संग्रह के माध्यम से यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका है। तो आप फिर भी लिख सकते हो, बाद में इस बात को नोट में लिख देना कि ब्रिटेन तो अब अलग हो चुका है। साथ ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के मामले में इसका विश्व में दूसरा स्थान है। और शांति और समृद्धि की स्थापना में आप बताइए कि विश्व में घटना जो चक्र चलते हैं, जिसमें लोगों ने हम सामने जब हम बात करें तो उजागर सच आपका है कि युद्ध और संघर्ष कभी भी किसी भी देश की उन्नति का कोई रास्ता नहीं खोल सकते, सिर्फ शांति द्वारा ही और व्यक्ति के द्वारा ही शांति समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और यूरोप संघ की स्थापना के पीछे का यही उद्देश्य रहा कि उसने जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति भी आपकी सफलतापूर्वक कर ली और आज वो समृद्ध हैं। साथ ही क्वेश्चन आपका एक यहाँ फंसता है कि भाई चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के उत्तरदायी कारकों को बताइए, या फिर आपसे 2018 में पूछ लिया गया कि चीन द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों को बताइए, या फिर अर्थव्यवस्था चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान वर्ड, देखो विकास की जगह उसने उत्थान वर्ड ले लिया, विश्लेषण करो। 2020 में आया हुआ है, और 2020 में फिर से आपका एक अथवा में था कि चीन के आधुनिकीकरण के लिए चीनी नेतृत्व द्वारा 1970 के बाद किन्हीं 4 जो बड़े नीतिगत निर्णय लिए गए थे उनको उजागर कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए CBSE में। तो पहली बात, 1970 में चीन ने कुछ रणनीतिक बदलाव करे, नीतिगत बदलाव करे। उसमें सबसे पहला रहा 1972। याद रखना, 1972 में अमेरिका के साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया, और उसने क्या किया, उसके साथ संबंध बना लिए और अपने राजनीतिक आर्थिक एकांतवाद को समाप्त कर लिया। उस समय उसका नेता का नाम था आपका लगभग 72 है, इसमें नेता नहीं है, 1973 में नेता है, जिसमें चीनी प्रधानमंत्री का नाम है चाओ एन लाई। क्या नाम है? चाओ एन और लाई, ठीक है, जिसको इंग्लिश में झाओ एन लाई भी कह सकते हैं, झाओ एन लाई, ठीक है। इस बंदे ने 1973 में चीनी प्रधानमंत्री कृषि, उद्योग, विज्ञान और विज्ञान प्रौद्योगिकी मतलब और सेना में 4 क्षेत्रों में आपका आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रख दिए थे, इस बात को याद रखना। साथ ही 1978 में आपका इसका एक नेता है देंग शियाओपिंग, ये देंग शियाओपिंग, जो कि चीनी जो अर्थव्यवस्था उसके जगत को उसने क्या कर दिया, खुले द्वार की नीति अपना ली भैया। और खुले द्वार की नीति का मतलब एक प्रकार का कह लीजिए वैश्वीकरण ही है, मतलब जिसमें इसने चरणबद्ध तरीके से अपनाया और निवेश और सफल जो उत्पादन उसकी वृद्धि के लिए इसने पूरे विश्व को चीन के माल को पूरे विश्व में भर भर में आपका कम मात्रा में एक प्रकार से धाक जमा ली है, कम मात्रा में आपका कम पैसों में बेचा और पूरी दुनिया में छा गए ये लोग। ये तरीके मतलब कुछ नीतिगत थे जो बहुत बढ़िया रहे। फिर चीन ने क्या किया, 1982 में पहली बार आपका कृषि का निजीकरण किया, जिसमें कृषि को प्राइवेट सेक्टर में आपका डाल दिया। 1998 में उद्योग का निजीकरण किया आपका और इसको प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया। साथ ही साथ सेम ईयर चाइना ने क्या किया, सेज की स्थापना करी, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करी, जो अपने आप में इसके लिए बहुत फायदेमंद सौदा रहा। हिंदी में आपका इसका मतलब होता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, जो चाइना ने अपने एकांतवास को समाप्त किया था और बाजार के साथ खुद को जोड़ा था। 2001 में चाइना ने विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, और चीन की मौजूदा अर्थव्यवस्था को देखकर लगता है कि 2040 तक चाइना अमेरिका को भी पछाड़ सकता है। 21वीं शताब्दी भारत भी तेजी से उभर रहा है और देखा जा सकता है, और निम्न आपके जो कारण है जिससे हम कह सकते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी तेजी से महाशक्ति जो है वो उसकी दौर उभर रहा है, अपनी बात भी हम लिख सकते हैं। और भारत 7वां विश्व का स्थान है। थोड़ा सा मतलब कंपैरिजन के साथ भारत का पॉइंट भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, वरना क्वेश्चन आ भी जाता है कि कैसे भारत भी बढ़ रहा है, तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को समझा दिया यहीं पर मैंने। उसके बाद ऐसे किन्हीं 3 प्रमुख कारकों का मूल्यांकन कीजिए जो कि यूरोपीय संघ को आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक सहयोग वाली संस्था। देखिए कैसे एक यूरोपीय संघ आर्थिक से राजनीतिक संगठन बना। तो पहली बात तो यह है कि यूरोपीय संघ एक आर्थिक से राजनीतिक बना, जिसमें उसका अपना झंडा, स्थापना दिवस, राष्ट्रगान, मुद्रा और यूरोपीय संघ के देशों को एक साझी सुरक्षा नीति, साझी विदेश नीति, ये सारी की सारी चीज़ें होगी। विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसके कारण यूरोपीय संघ एक राजनीतिक प्रभाव भी उसका बढ़ने लगा।
अब इसमें देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर एक डेट हमें लिखनी है 1948। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है और जो आर्थिक सहयोग से बढ़ावा देता है। सेम उसके एक साल बाद ही यूरोपीय परिषद की स्थापना, जिसमें पहला वाला ई हो जाएगा क्योंकि आर्थिक था, इकोनॉमिक था, और दूसरा वाला हो जाएगा पी, ईपी, जिसमें आपका जो राजनीतिक वाला है जिसको हम पी बोलेंगे, और ये 1949 में हुआ जिसमें पॉलिटिकल मुद्दे हुए। फिर से 1957 में इकोनॉमिक कम्युनिटी, जिसको हम फिर से ई बोलेंगे, तो ई पी ई हो गया, ठीक है। और 1979 जिसमें एक नहीं है यहाँ डेट, 1979 में पार्लियामेंट की स्थापना होती है जिसे हम फिर से पी बोलेंगे, तो ई पी ई पी होगा, ठीक है, जिसमें पहले इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक और फिर पॉलिटिकल मुद्दों को इसने रखा। तो 79 याद रखना, 1979 में पार्लियामेंट की स्थापना होती है यूरोप के, ठीक है, जो पार्लियामेंट है। और इसके साथ ही जिसके जो 2 सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं से आपके स्थायी हैं और आप बहुत सारे अन्य स्थायी सदस्य भी हैं, तो इसके कारण इसका प्रभाव हमेशा रहता है। इस बात को थोड़ा सा बता सकते हो। और यूरोपीय जो इसकी सैनिक शक्ति है, यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैनिक है। थोड़ा सा राजनीतिक, आर्थिक और हर मामले में इसका जो प्रभाव है हम देख सकते हैं, एक आर्थिक राजनीतिक संगठन में परिवर्तित हो गया। साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षेस क्या है या सार्क क्या है। देखो भैया, दक्षेस का मतलब ये होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको सार्क बोलते हैं, और 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही आपका दक्षिण एशियाई जो देश है उसमें बहुत स्तरीय जो संसाधन है आपस में सहयोग करें, इसका उद्देश्य है। सीमा पार आर पार जो मुक्त व्यापार है उसको बढ़ावा दें और देशों के मध्य लगने वाले सीमा शुल्क को समाप्त कर दें। और कार्य सिद्धि पर भी काम किया गया, जिसमें जो विचारधारात्मक जो अंतर है, जगह है, उसको भी आपका कम किया जाए। मिसाल के तौर पर आपका जैसे कि भाजपा की हिंदुत्व विचारधारा से सहमत नहीं है बहुत सारे लोग, लेकिन दल भाजपा के साथ गठबंधन में बहुत शामिल हो जाते हैं और सरकार बनाते 5 साल तक चलती हैं, जिसमें लोग कहीं ना कहीं सिद्धि, कार्य सिद्धि पर जोर देना चाहिए। तो बहुत सारे देशों को भी ऐसा करना चाहिए, जिसमें अगर विचार कुछ भी है तो हमें कार्य सिद्धि पर जोर देना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए 15वां आपका क्वेश्चन है कि भैया विजन 2020 क्या है और इसकी क्या बातें रही हैं। तो देखिए 2000 आपका पहली बार 9 में आया हुआ है, और विजन 2020 का मतलब ही होता है कि आसियान ने अपना एक बहुमुखी जो भूमिका, बहुमुखी का मतलब ही होता है बहुत सारे क्षेत्रों में मल्टी डायमेंशनल भूमिका निभाना चाहता है, और उसके द्वारा अपने सदस्यों के विवाद संबंधित जो मामले हैं उसको बातचीत के माध्यम से हल करना चाहता है। तीसरा उदाहरण दो कि भैया इसने कंबोडिया और पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है, और 1999 से वार्षिक बैठक का मतलब है कि हर साल हम बैठेंगे और देखेंगे क्या हमारे बीच में कोई विवाद है तो उसको हम सुलझा लेंगे, ठीक है। इसको लेकर ये करता रहता है और यही आपका विजन 2020 है। साथ ही आसियान का क्षेत्र मंच कब बना और उसका उद्देश्य क्या था। देखो आसियान पहली बात तो एक बना कब, आसियान बना 1967 में, और इसका क्षेत्रीय मंच एक क्वेश्चन और बनता है थोड़ा अलग सा, तो वो 1994 है वैसे एक्चुअली। आसियान एक मंच कब बना, तो मंच या आसियान कब बना तो 1967, लेकिन क्षेत्रीय मंच थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इसमें। रीजनल फोरम इंग्लिश में अगर कभी दिखे ना रीजनल फोरम, तो वो 1994 है। मैं यही क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें उद्देश्य इसका रहा तीव्र गति से आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, दूसरा। और तीसरा कानून का शासन, जो कानून है, लॉ है आपका, उसको मेंटेन करते हुए अपने क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम करना, ये उसका उद्देश्य है। और एग्जाम में आया हुआ है 2014 और 20 और 13 में भी आया हुआ है। साथ ही आपका आसियान के गठन के किन्हीं आपके वो कारण बताइए जिसके कारण इसका गठन हुआ। देखिए युद्ध के पश्चात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में राष्ट्र निर्माण की बात करें या आर्थिक पिछड़ेपन की बात करें, गरीबी की समस्याओं की बात करें, जिस कारण इन्होंने गठन किया, और बांडुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्षता के आदि के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के जो देशों में एकता कायम करने का प्रयास रहा, उसमें अनौपचारिक रूप से इनका भी मेलजोल रहा और आपस में कारगर आपका होना नहीं होना रहा, तो कारगर नहीं हो पाए, तो ये भी एक रीज़न रहा कि ये बन गया। फिर किन्हीं कारणों से इजराइल को बढ़ती हुई महाशक्ति, देखो ये कई बार दफ़ा क्वेश्चन को आ भी सकता है क्योंकि इजराइल अभी एक हॉट टॉपिक भी है और लगभग आपसे पूछा जा सकता है। तो इजराइल ने हर बार अपने जो देश हैं उन पर हमले का, जो उस पर हमला हुआ उसको मुड़तोड़ उसने जवाब दिया और विजयी रहा है, हर बार अपना क्षेत्र भी बढ़ाया है। इजराइल की सेना लगभग 35 लाख आपके सैनिक है और विश्व की 8वीं सबसे बड़ी शक्ति आपका शक्तिशाली सेना है। जीडीपी के आधार पर देखा जाए तो विश्व में इसका 21वां स्थान है, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नवीन प्रौद्योगिकी को विकसित करने में इजराइल दुनिया में अधिकतर जो विकसित देश हैं कहीं आगे उनसे हैं, विकसित है, काफ़ी आगे है। और इजराइल अत्याधुनिक हथियारों का बहुत बड़ा निर्माता भी है, निर्यातक भी है, बेचता भी है, बनाता भी है। और व्यापार मामलों में इजराइल का जो अपने आकार से कहीं अधिक ज़्यादा ये करता है। और साथ ही साथ इजराइल अर्थव्यवस्था के साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, रक्षा, गुप्तचर के मामले हों, उसमें 21वीं शताब्दी में बहुत एक शक्तिशाली रूप में विश्व के रूप में ये उभर के सामने आया है। साथ ही किन्हीं कारणों से 21वीं शताब्दी के भारत को एक उभरती हुई शक्ति, ये भारत से हमेशा क्वेश्चन आता है कि भारत को उभरती हुई शक्ति हम क्यों कह सकते हैं। तो पहली बात, भारत का क्षेत्रफल आपका विश्व में 7वां स्थान है, और भारत एक परमाणु संपन्न शक्ति देश भी है, और विश्व की आपकी 4थी सबसे बड़ी सेना हमारे पास है।
साथ ही हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो हमारे लिए उपलब्धि है। और भारत की जो नीतियाँ हैं, विश्व बैंक व्यापार को सबसे आसान तरीके में 190 देशों में से हमारा 63वां स्थान आ चुका है, मतलब हम व्यापार में भी अच्छा कर रहे हैं और ईज टू ट्रेड वाला हमारा अच्छा रैंक बन रहा है। साथ ही उभरती हुई महाशक्ति है और भारत स्वयं में एक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का एक बड़ा लक्ष्य रख दिया है, जो कुछ ही वर्षों में शायद भारत उसको पा भी ले। साथ ही एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में 200 मिलियन भारतीय प्रवासियों ने, 200 मिलियन मतलब जो प्रवासी भारतीय हैं उन्होंने विभिन्न देशों से मतलब वहाँ आपके रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और बहुत सारा पैसा भी इंडिया में आता, तो ये भी रीज़न है। साथ ही वैश्विक मंच पर भारत की प्रभावशीलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में विश्व में कई नामी कंपनियां जैसे गूगल, पेप्सी, मास्टर कार्ड, अडोबी, इसके प्रमुख जो हैं वो भारतीय हैं आपके। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रवासी जो भारतीय हैं सरकारों में तथा अन्य संस्थाओं में भी प्रभावशाली पदों में रखे हुए हैं। और कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ आज भारत गिनती दुनिया के प्रौद्योगिक जो देश हैं उनमें भी होने लगी है। साथ ही विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उत्पादकों में भी भारत का नाम आने लगा है। 25 सितंबर की हम अगर बात करें 2014 को, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, तो इस कार्यक्रम का मुख्य जो उद्देश्य रहा वे रहा आपका निवेश या निर्माण, संरचना या अभिनय या प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना, ताकि भारत भी एक आत्मनिर्भर देश की ओर आगे बढ़े। और मेक इन इंडिया को प्रूफ हम कर रहे हैं, बहुत सारे हम चीज़ों में निर्यात भी आगे हम कर रहे हैं। साथ ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई दक्षिण एशिया क्या है। सामान्यतः अगर हम बात करें तो देखो, दक्षिण एशिया मतलब भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका को हम इंगित करते हैं और ये दक्षिण एशिया आपका है। कभी कभी हम लोग मतलब 2005 में अगर बात करें तो अफगानिस्तान को भी दक्षिण एशिया का भाग मान लिया जाता है। और ये जो इलाके आपके हैं जिसमें एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित हैं और उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्वी में पश्चिम बंगाल की खाड़ी मतलब बंगाल खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर तक ये देश हैं आपके। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, चाहे वो 2012 में हो, 2016 में हो, 2010 में हो, कि भैया पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए असफलता के लिए असफलता क्यों हो जाती है, उत्तरदायी कौन से कारक हैं। तो ऐसे करके मतलब आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चन कई बार देखो रिपीट हुए, 2011 में भी, 20 में भी आया हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसका सबसे बड़ा कारण रहता है आपका कि यहाँ समाज पर एक प्रकार से सेना, धर्मगुरु, जमींदार आदि का दबदबा है और लोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकने का सैनिक शासन जो है वो केंद्र में रहा है। भारत का पाकिस्तान के साथ जो है वो संबंध खराब है, जिस कारण सेना को अधिक शक्तिशाली बन जाता है, उसको फ़ायदा मिलता है। और सेना समर्थित जो लोकतांत्रिक समूह हैं हमेशा इस बात का प्रचार करते हैं कि लोकतंत्र और राजनीतिक जो दल हैं उनमें खोट है और वे लोकतंत्र और राजनीतिक दलों की स्वार्थी मानसिकता है वो पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा है। मतलब वो अपने पक्ष रख रहे हैं, अपना दलील रखने की भाई साहब हमारे लोकतंत्र बेकार है क्योंकि हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे को देखने को मिल रहा है। साथ ही पाकिस्तान ने लोकतंत्र को वास्तविक जो समर्थन है उसके अभाव में सैनिक प्रभुत्व को मजबूत किया और अमेरिका ने अन्य पश्चिमी देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान में सैनिक जो तानाशाही समर्थन है उनकी यह मान्यता है कि पाकिस्तान में सैनिक जो शासन है दक्षिण एशिया में कभी रहा और पश्चिम एशिया में अपने हितों के संरक्षण के लिए आवश्यक है और मतलब समय समय पर मतलब बदला। और वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद के खतरे से पाकिस्तान में सैनिक शासन की स्थापना द्वारा ही निपटा जा सकता है। अगर हमें वैश्विक आतंकवाद से बचना है तो वहाँ पे लोकतंत्र आना चाहिए। देखिए एक कारण यह भी है कि पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता और समय समय पर जो है वहाँ लोकतंत्र की जगह सैनिक शासन को बढ़ावा मिला है। और वहाँ पे चाहे वो गरीबी आपका हो, चाहे एक आपका असाक्षरता की हम बात कर लेते हैं, आपका असाक्षरता या गरीबी की हम लोग गरीबी की बात कर लेते हैं, ये सारी की सारी समस्याएं वहाँ पर आज हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान में स्थायी लोकतांत्रिक ढांचे का मार्गदर्शन हम कैसे समर्थन कर सकते हैं लोकतंत्र को। देखो पाकिस्तान में स्वतंत्र और दुस्साहसी जो प्रेस है मौजूद है और सैनिक शासन के विरोध में लोकतंत्र के समर्थन में अपनी भूमिका उठा सकते हैं, उठा भी रहे हैं। पाकिस्तान में एक सक्रिय मानवाधिकार भी है जो अपने सैनिकों द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार का उजागर कर रही है, आलोचना भी करती है और साथ ही अगर कोई अच्छे तरीके से और करे तो वहाँ शायद लोकतंत्र की स्थापना हो जाए। उसके बाद देखिए श्रीलंका में जातीय संघर्ष। मैं आपको श्रीलंका से पहले कुछ चीज़ें बताता हूँ। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। आज़ादी से पहले इसको बोलते थे सिलोन। क्या बोलते थे? सिलोन। तो जिन बच्चों ने कुछ नया जाना कि 1948 में ये आज़ाद हुआ, सिलोन इसको कहा जाता था। और यहाँ पे था जातीय संघर्ष जिसमें एक तरफ था भारतीय तमिल और एक तरफ थे आपके सिंहाली, जिनमें कि श्रीलंका में जो है सिंहाली बहुसंख्यक बौद्ध धर्म और भाषा के आधार पर एक नए राज्य की मांग को लेकर के कोशिश तमिलों ने विरोध किया, लगभग मतलब तमिलों ने किया तो उन्होंने विरोध किया। और श्रीलंका सरकार की तमिलों के प्रति भेदभाव की नीति थी, उपेक्षा की नीति रही, उन्हें मतलब इग्नोर करने की। और श्रीलंका में जातीय संघर्ष जो भारतीय मूल के तमिल है प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई, जिसमें उनके संगठन लिट्टे जो कि 1983, याद रखना लिट्टे की स्थापना होती है 1983 में, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम कहा गया। तो भैया ये जो संगठन रहा आपका, जिसकी मांग ये रही कि श्रीलंका में अलग राष्ट्र बना दिया जाए अब हमारे लिए,
और श्रीलंका की जातीय राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहाली का दबदबा है और तमिल सरकार नेताओं पर उनके हितों की अपेक्षा करने का जो है वो दोषारोपण लगाते रहते हैं तमिल नेता कि भैया सिंहाली लोग तुम हमारी बातों को नहीं सुनते हो। आप याद रखिए 1987 में भारतीय सेना जाती है जिसको बोलते हैं IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जिसे भारतीय शांति सेना कहते हैं, ठीक है। और 1989 में 2 साल बाद असफल होकर वापस आ जाती है। राजीव गांधी और जयवर्धने समझौता भी 1987 में होता है, क्वेश्चन याद रखना, राजीव गांधी जयवर्धने समझौता 1987 में होता है। इसके साथ ही ऐसे वो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच में आपसी सहयोग है और इसी तरह वे मामले जिन पर असहमति है। यह क्वेश्चन भी 2010 में आया हुआ है, इसके अलावा भी कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। तो जिसमें देखिए पहली बात तो सहयोग के मुद्दे क्या हैं, तो विगत वर्षों में पिछले 10-20 साल आप लिख दो सीधा कि पिछले 20 साल लिख दो कि पिछले 20 सालों में भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हुए हैं, जिसमें आपका आर्थिक सुधार भी हुआ है। और पूर्व चलो की नीति 1991 में जब भारत ने अपनाई थी तो बांग्लादेश ने अपनाई। इसके अंतर्गत बांग्लादेश की जो है वो म्यांमार के साथ दक्षिण पूर्वी एशिया संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है वो भी, और प्राकृतिक आपदा के पूर्व प्रबंधन और पर्यावरण के मामलों में दोनों सहयोग करते हैं। संघर्ष के मामलों में जिसमें भारत जो है वो बांग्लादेश और बांग्लादेश के बीच में गंगा और ब्रह्मपुत्री के जल के बंटवारे को लेकर संघर्ष है, और साथ ही जो बांग्लादेश है वह अपनी आई जो बाढ़ है उसके लिए जिम्मेदार भारत को मानता है, क्योंकि वो पानी छोड़ देता है, उसको लगता है कि ब्रह्मपुत्री भारत बांग्लादेश से कई मामलों में नाखुश है, जिसमें भारत में आप्रवेश, चाहे वो आप्रवास हो, चाहे भारत विरोधी गतिविधियां आपकी वहाँ बांग्लादेश में चल रही हों, या पूर्वोत्तर में देखिए आपको पता होगा चिकन नेक, पूर्वोत्तर में जाने के लिए बहुत पतली रेखा हमारी 22 किलोमीटर है, लगभग 22 किलोमीटर, जिसे चिकन नेक बोलते हैं। उधर से हमारी सेना को जाने में दिक्कत होती है। हमने बोला भाई बांग्लादेश तुम अपनी ज़मीन दे दो, कहता नहीं हमारी ज़मीन से तुम अपनी सेना लेने नहीं जाओगे। हम लोग चाहते हैं कि ढाका अपना प्राकृतिक गैस हमें बेच दें, हम खरीद लें, लेकिन मना करता है। और हम चाह रहे हैं कि म्यांमार के रास्ते से हम बना लें, तो बांग्लादेश उससे होकर भी भारत को पाइपलाइन नहीं देने दे रहा। जैसे ये म्यांमार है, बीच में बांग्लादेश बन रहा है, हम बोल रहे हैं भैया तुम अपनी यहाँ से यहाँ पाइप जाने दो, हम म्यांमार से ले लेंगे। बोलता नहीं हमारे यहाँ से कोई पाइप ही नहीं जाएगी। ये भी एक समस्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिमला समझौता क्या है और शिमला समझौता कब और किसके हस्ताक्षर किए गए। तो देखो 1971 में जो युद्ध होता है और उसके बाद ही शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को होता है, और जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की इंदिरा गांधी के बीच में हुआ, जिसमें दोबारा से युद्ध के बाद दोबारा सामान्य रिश्ते बनाने के लिए या सामान्य व्यापारिक गतिविधि को चलाने के लिए ये आपका किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत नेपाल संबंधों में कड़वाहट के मुद्दे पर टिप्पणी कीजिए। देखिए कड़वाहट के बहुत मुद्दे हैं, जिसमें पहली बात तो यह है कि भारत चीन के साथ जो उसकी मित्रता है नेपाल की, उस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता है। दूसरा, नेपाल जो है भारत सरकार विरोधी जो तत्व हैं उस पर आवश्यक कदम नहीं उठा रहा है और भारत इसको लेकर नाराज रहता है। तीसरा, भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रहे जो माओवादी आंदोलन है उसको लेकर भारत की सुरक्षा को खतरा मानते हैं। और नेपाल के लोगों की ये सोच है कि भारत नेपाली लोगों की जो सरकार है उसमें अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करती है। उनकी नदी की पनबिजली जो पानी से बिजली बनाने की परियोजना उसमें आग गड़ा करके छीनना चाहती है हमसे। और नेपाल को यह भी लगता है कि भारत उसके भू क्षेत्र को समुद्र तक पहुँचने नहीं देता है। पॉजिटिव भी हैं दोनों में। मुक्त वीज़ा नीति है, क्या है मुक्त जो वीज़ा नीति है, तो मुक्त वीज़ा नीति दोनों में है। साथ ही साथ दोनों के जो संबंध बहुत मधुर हैं, और यहाँ पे रोटी बेटी वाला पॉइंट बोल सकते हो कि सांस्कृतिक सामाजिक जो इनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं, तो ये पॉइंट बना सकते हैं। साथ ही आपसे एग्जाम से एनसीईआरटी से क्वेश्चन है कि भैया दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षेस की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक का पहले मतलब बताता हूँ, जिसका मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सपेक्ट्स बताना होता है। तो पहली बात तो जो दक्षेस है उसकी स्थापना होती है 1985 में, ठीक है। एक बात बताऊंगा, दक्षेस की स्थापना 1985 में होती है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, ठीक है, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन, सॉरी, जिसमें आपको बताना है कि दक्षिण एशिया देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी भूमिका जो है काफ़ी अच्छी है। जिसमें इसने क्या किया, दक्षिण पूर्व एशियाई जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है उसको साफ्ता को बनाने में काम किया और शांति सहयोग में काम किया। इसी के साथ साफ्ता का उद्देश्य भी रख दिया कि 2007 तक साफ्ता जो है इसके माध्यम से हम 20% जो सीमा शुल्क है उसको कम कर देंगे, और दक्षेस द्वारा एशिया की बढ़ोतरी के लिए या बेहतरी के लिए अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर हम लोग काम करेंगे। साथ ही यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करेंगे, और यूरोपीय संघ की तरह एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करेंगे। इनका अपना एक झंडा बनाने की मांग भी कर रहे हैं ये लोग, स्थापना दिवस, मुद्रा नीति और सभी तरह की चीज़ें हों। लेकिन देखिए यहाँ पर इनमें यूरोपीय संघ की तरह आपस में सीमा नियंत्रण समाप्त करके एक बाजार गठन करें। लेकिन बताऊँ ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, हम यूरोप की तरह पूरा ऐसा कर लें, ये बहुत अपने आप में मुश्किल है। क्योंकि साथ ही भारत पाकिस्तान रिलेशन अच्छे नहीं है, भारत नेपाल भी कुछ अपनी समस्याएं हैं, भारत बांग्लादेश भी हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव के पर्सपेक्टिव चलें तो ये चीज़ें हम करें तो अच्छा मजबूत हम बन सकते हैं।
आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 4 अंगों को बताइए, या फिर अंग कौन कौन से हैं। देखो आम सभा है, पहली बात तो आम सभा में 193 मेंबर हैं और 193 मेंबर में सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। सुरक्षा परिषद में पहली बात 10 मेंबर है, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं, ठीक है। सचिवालय जो आपका है, जो अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय है, जिसमें सारे अधिकारी रहते हैं, जिसमें महासचिव आपके, और वर्तमान यूएनओ के महासचिव का नाम है एंटोनियो एंटोनियो आपके गुटारेस, ठीक है, गुटारेस, ठीक है, ये गुटेरेस भी कह सकते हो आप लोग, इसको काट दो, गुटेरेस आप बोल दीजिए। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हेग में है, कहाँ है, हेग, नीदरलैंड हेग में है, और इसमें आपके लगभग 15 जज होते हैं, जो कि 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 15 जज 9 आपके वर्षों के लिए, ये बात आप याद रखिएगा। और इसके बाद विश्व व्यापार संगठन, ये विश्व बैंक के क्या काम है और बताइए। तो भैया ये विश्व बैंक जो है वो मानवीय विकास के लिए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण, आपका प्रदूषण में कमी, नियंत्रण और निर्माण के लिए आधारभूत संरचना, सड़क, शहरी जीवन, बिजली, सुशासन, कदाचार विरोध, इन सब के लिए ऋण देता है, लोन देता है, और यही इसके कार्य हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक गैर सरकारी संस्था है, जो कि संगठन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, उससे रिपोर्ट, जरूरी रिपोर्टों को मतलब बनाता है, प्रकाशित करता है, और सरकार द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार की, सरकार अपने नागरिकों पर जो दुर्व्यवहार कर रही है उस पर भी ये ध्यान दिलाता है। साथ ही ह्यूमन राइट्स वॉच भी एक मानवाधिकार संगठन ही है, ऐसा क्वेश्चन आता है 2016 में, कि पूरे विश्व में मीडिया संबंधित जो भी मीडिया है उसका ध्यान मानवाधिकार के प्रति आकर्षित करता है। बारूदी, ये चाह है बा है, ठीक है, बारूदी जो सुरंग है उसमें रोक लगाने के लिए इसने काम किया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की इसने स्थापना करी, बाल श्रमिकों का रोक इसने लगा दिया कि बाल श्रमिक काम नहीं करेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय इसने बनवा दिया, इसकी भूमिका रही। इसके साथ ही यह क्वेश्चन आपका कई दफ़ा है, जिसमें 2009 में है, 2010 से 12 में भी है, कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने वाले कदम क्या हो सकते हैं, या संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं, सुझाव दो। या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक प्रासंगिक, यह क्वेश्चन बहुत बनता है कि प्रासंगिक बनाने वाले क्या कारण हैं, 2005 में क्या किया। 2014 में भी आया हुआ कि बदलते परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रासंगिक का मतलब होता है उपयोगी, कैसे आप उपयोगी बना सकते हो, कैसे हेल्पफुल बना सकते हो। तो देखो संयुक्त राष्ट्र संघ पहली बात 60 वर्ष पूरे हो गए, क्योंकि 1945 में लगभग 1945 आपका 1945 में बना, आपका 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर आपका 1945 में बना। अब 45 2005 में लगभग आपका 60 वर्ष इसके 2005 में पूरे हो गए। 2005 में जब 60 वर्ष पूरे हो गए तो इसने कुछ चेंज किया। पहला इसने बोला शांति संस्थापक आयोग, हम एक ऐसे आयोग का गठन कर रहे हैं जो विश्व भर में शांति की स्थापना करेगा। दूसरा, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पाएगा तो हम उसको बचाएंगे। तीसरा, मानवाधिकार परिषद होगा, 2006 19 जून से सक्रिय कर दिया मानवाधिकार परिषद। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने बना दिया। विश्व में आतंकवाद की निंदा के लिए हमने हर तरीके से आतंकवाद की निंदा करेंगे, उसको हम खत्म करेंगे। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए हमने एक कोष गठन कर दिया, एक ऐसा पैसा हमारे पास है जो केवल लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, ऐसी नीति है हमारे पास, ऐसा ग्रुप है हमारे पास। और न्यायिकता परिषद, ट्रांसलेशन काउंसिल, जो कि किसी काम का नहीं है, उसको हमने समाप्त करने की बात कह दी है। साथ ही सुरक्षा परिषद के नए सदस्यों के लिए 1997 में सुझाए गए आपके सुझाव या मानदंड, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में आप बताइए सुरक्षा परिषद में स्थायी या अस्थायी सदस्य बनने के लिए क्या मानदंड है, या तो ऐसा आ जाएगा, या फिर गत वर्षों में सुरक्षा परिषद के नए और अस्थायी जो सदस्य हैं उनको प्रस्तावित कोई मानदंड बताइए, भाई कैसे मानदंड क्या है, कैसे आप बनाओगे। 2010 में आउटसाइड आया हुआ है कि सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए स्थायी और अस्थायी, जहां वर्ड देखोगे अस्थायी देखो, कॉमन वर्ड देखो, ऐसे ही क्वेश्चन को पहचानना है कि भाई कौन क्या कॉमन पॉइंट है। तो पहला बोला कि भैया एक आर्थिक शक्ति बड़ी होनी, जैसे भारत आपकी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, आप कह सकते हो पांचवी कह सकते हैं, पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, बजट में हमारा 21वां स्थान है, ठीक है, जनसंख्या हमारी पहले पे, अब तो पहले दूसरी थी, अब तो पहले पे, और भौगोलिक विविधता के मामले में हम भी बहुत आगे हैं। और ये बात लोकतंत्र और मानवाधिकार को मानने वाला, भारत के पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि हम सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन सकते हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हमारे पास हैं। और कोई नया सदस्य भी बनना चाहता है उसके पास ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन हमें स्थायी सदस्यता इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन खराब है, ठीक है, एक तो पाकिस्तान का कारण है, दूसरा पाकिस्तान के साथ साथ हमारा एक रीजन है चीन के साथ हमारे जो रिलेशन खराब है, तो चीन हमारा विरोध कर देता है। और अगर भारत को सदस्यता दी गई तो इसके साथ साथ हमें चाहे अफ्रीका हो, चाहे आपका यहाँ पे आपका ब्राज़ील हो, चाहे जापान हो या जर्मनी हो, इन्हीं भी देना पड़ेगा। इस कारण भी भारत को नहीं मिल पा रही है, ये कारण है। क्वेश्चन मतलब ऐसे भी आ सकता है उसमें। उसके साथ ही बदलते
विश्व परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ को बेहतर और मजबूत बनाने की आवश्यकता की अनुभव की जा रही है। इसे मजबूत बनाने के लिए जरूरी सुझाव कौन कौन से? देखो 17 में और 2022-23 मतलब पिछले से पिछले मामले में ही आ गया था कि भैया शीत युद्ध के बाद कैसे इसमें मतलब ये क्वेश्चन ये वाला कि भाई कैसे बदलते परिदृश्य में उसको मजबूत कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। और कौन से सुधार, यहाँ वर्ड देखो सुधार बढ़ाया है, वहां पे था कि योग्यता और यहाँ वर्ड देखो सुधार है। तो जहां देखोगे सुधार और शीत युद्ध वर्ड कहीं दिख जाए तो दो सुधार थे, एक बनावट और प्रक्रिया में, एक न्यायाधिकार में, ठीक है। अब बनावट और प्रक्रिया में बोल दिया भैया इसने कि इसमें सुरक्षा परिषद के जो कामकाज है उसमें संख्या हमें बढ़ानी चाहिए। सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी, मतलब स्थायी सदस्य बढ़ा दो और अस्थायी भी बढ़ा दो, ठीक है, जिसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को शामिल कर लो। लेकिन पश्चिम के देश चाहते कि नहीं, इसमें बजट में संबंधित जो बजट है हमारा केवल उसमें चेंज कर दो। याद ध्यान सुनना, जो विकासशील देश हैं वे चाहते हैं कि भैया सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी देशों की संख्या बढ़ाओ जिससे एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों की संख्या बढ़े। लेकिन जो अमेरिका और पश्चिम देश वगैरह नहीं, इनसे हमें मतलब नहीं है। आप एक काम करो, बजट में चेंज कर दो, मतलब पैसा सबको ही देगा, ये वाली बात है। दूसरा है न्यायाधिकार में जो जुड़े मुद्दे हैं। न्यायाधिकार का मतलब है कि जो विकसित देश है वो कह रहे नहीं, केवल आप क्या करो, विश्व में शांति लाओ, विश्व में सुरक्षा लाओ। कौन कह रहा है? विकसित देश, ठीक है। लेकिन विकासशील कह रहे नहीं भाई, आप शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मानवाधिकार में और चीज़ों में भी अपना ध्यान दो। जिसमें देखो बोल भी है संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं मुद्दों पे प्राथमिकता दी जाए। तो सवाल जिसमें शांति और सुरक्षा, जो कि विकसित देश हैं ये, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि इस पे काम करो। लेकिन जो विकासशील देश हैं वे चाहते नहीं भाई बहुत सारे मुद्दों में काम करो क्योंकि हमें तो बहुत जरूरत है। और इसी कारण 1992 में फिर आपकी सुरक्षा परिषद की जो वास्तविक जो राजनीति है उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा है, ये आपका आरोप लगाया गया। और फिर पश्चिमी हितों की छाप दिखती है, सुरक्षा परिषद जो है बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं देता है। ये बातें सारी कही गई। 60 वर्ष जैसे पूरे हुए तो वो पॉइंट जो ऊपर हमने करवाया था, चाहे वो शांति संस्थापक आयोग का गठन हो, चाहे वो अगर कोई नागरिक अपने कोई राष्ट्र अपने नागरिकों की रक्षा ना कर पाए तो उसकी मतलब उसको बचाओ, उसके साथ मानवाधिकार परिषद की स्थापना करो, लोकतंत्र कोष का गठन करो, या आपका सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य लाओ। ये इस तरीके से आप उसको अच्छा कर सकते हो सुधार करके। मतलब यूनिसेफ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यूनिसेफ क्या है। देखो यार, यूनिसेफ का पहले मतलब है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष कह सकते हो, ठीक है। और जो कि 11 दिसंबर आपका 1946 में बनाया गया और इसकी स्थापना हुई। 1950 में ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। इसके बाद इसमें बाल कोष मतलब वर्ड यूज किया, पहले आपातकालीन था फिर बाल कोष। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में आपका कैथरीन रसल इसकी अध्यक्षता करती हैं। साथ ही वर्तमान में दुनिया में 193 जो देश हैं आपके बच्चों के विकास से संबंधित कार्यक्रम में सफल संचालन कर रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय आपका श्रम संगठन क्या है। तो देखो, सभी देशों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम के मानकों की बात करते हैं और श्रमिकों के सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की बात की जाती है। श्रमिकों के लिए कार्यस्थल सुधार के लिए या समानता को बढ़ावा देने के लिए, श्रमिकों के अधिकारों के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आप शॉर्ट फॉर्म में ILO भी कह सकते हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनेस्को क्या है? देखो, यूनेस्को का मतलब होता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना आपका गठन होता है 4 नवंबर 1946। फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय है, मतलब पेरिस में। और यूनेस्को एक ऐसी विशेष निकाय है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान या समाज और मानव जो विज्ञान है उसको बढ़ावा देने की बात करता है। यूनेस्को क्या करता है? साक्षरता, तकनीकी, शैक्षिक प्रशिक्षण क्षेत्र, स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देने की बात करता है। 193 मतलब इसमें देश शामिल हैं। और ओडे ओजेल एक संगठन की अध्यक्षता करती हैं, मतलब ये इसकी अध्यक्षता करती हैं और 1946 से भारत इसका सदस्य है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो या 3 मई को विश्व प्रेस दिवस हो, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस हो या फिर 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसे कुछ प्रमुख जो आपके अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यूनेस्को इसका तत्वाधीन में भी मनाए जाते हैं, मतलब वहाँ भी मनाए जाते हैं। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। उसके साथ ही सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, भारत की सुरक्षा संबंधित 4 घटकों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा क्या है। खतरों से आज़ादी या भय से मुक्ति ही सुरक्षा है। पहली बात तो ये इतना याद रखिए। भारत अपनी सुरक्षा रणनीति को बनाए रखने के लिए पहली बात अपनी सैन्य क्षमता बहुत अच्छी करता है, मजबूत करता है, क्योंकि चाहे 1962 हो, चाहे 1965 हो, चाहे 1947-48 में भी आपका हुआ था एक वॉर, ठीक है, 47 आपका और 48 में भी हुआ था। उसके साथ 1999 में भी कारगिल वॉर हुआ। तो सारे युद्धों को मद्देनजर मतलब रखते हुए हम लोगों ने 1974 में 1998 में परमाणु परीक्षण किया और अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत किया।
इसी के साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं उसकी संस्थाओं को हम मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मजबूत हों, जिससे सभी को फ़ायदा हो जो कमज़ोर हो, और अगर हम भी कमज़ोर हो या हमें भी उसकी आवश्यकता पड़े तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे और जो कानून है उसको मानेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही 1997 क्योटो प्रोटोकॉल में भी हमने हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें 180 देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और भूमंडलीय तापन को रोकने के लिए काम किया। तो हमारी अपनी अपनी भूमिकाएं हमेशा रहती है, जिसके हम नियम कायदे कानून को जरूर मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय। और विश्व स्तर पे आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा का मतलब यह है कि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा, जिसमें चाहे वो पंजाब की आप बात कर लीजिए, चाहे आप पूर्वोत्तर के राज्यों की बात कर लीजिए, वे सारे के सारे क्षेत्रों में हम लोग संघर्ष को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आंतरिक सुरक्षा में अगर गृह संघर्ष भी जो है उसको भी समाप्त करने की बात भारत करता है। आर्थिक समृद्धि में भारत क्या चाहता है कि भाई अपनी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी कर ले, जिससे विश्व स्तर पे जो इसका प्रभाव है भारत अपने आप दिखा सके। साथ ही देखो, जिस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है वह अपनी देश की जनता को गरीबी से, असमानताओं से ऊपर उठा सकता है। भारत अभी भी गरीब देशों में अगर कहें, और साथ ही साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की अपनी आवाज़ अभिव्यक्ति की अनुमति देता है, और लोकतांत्रिक सरकार हमेशा से वृद्धि को बढ़ाने की बात करती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम आर्थिक वृद्धि करें, जिससे हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर लें। उसके साथ ही देखिए, सुरक्षा से क्या अभिप्राय है, सुरक्षा से होने वाले किन्हीं 4 नए खतरे के जो स्रोत हैं उनकी बात कर लो। वैश्विक निर्धनता क्या है, या फिर आपका खतरे के 3-4 स्रोतों को बताओ। ये क्वेश्चन बहुत आता है 13 में, 12 में, 18 में, 17 में। देखो क्वेश्चन रिपीट है, सेम क्वेश्चन हैं, बस आंसर भी मतलब क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर सेम है। देखो, सुरक्षा का मतलब होता है खतरों से आज़ादी और मानव अस्तित्व को किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना हो, कोई समस्या ना हो, यही आपका सुरक्षा है। जिसमें आतंकवाद पहला होता है। देखो, आतंकवाद जो है अंधाधुंध एक प्रकार से जानबूझकर ये लोगों को मारता है और वैश्विक आतंकवाद फैलाता है, जिसमें आतंकवादी जो समूह होते हैं वे लोगों में खौफ या दहशत को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें फैलाते हैं। खासकर भीड़ भाड़ वाली जो इलाके होते हैं जिसमें अपहरण करते हैं लोगों को, जो रेलगाड़ी हो गई, बाजार हो गए, वहाँ पे विस्फोट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए चाहे वो आप 2001 की बात कर लें, 9/11, जिसमें आपका अमेरिका में न्यूयॉर्क में हमला हुआ, चाहे 2008 में आप भारत में देख सकते हैं। तो बहुत सारे देशों में आतंकवादी घटनाएं बड़े पैमाने पर होती हैं। मानवाधिकार का हनन, देखो मानवाधिकार की 3 कोटियाँ होती हैं, जिसमें एक राजनीतिक अधिकार है जिसमें चुनाव लड़ना हो, विचार अभिव्यक्ति की हो। सामाजिक आर्थिक अधिकार है जिसमें काम का अधिकार हो, सुरक्षा का अधिकार हो, ये दिए जाते हैं मानवाधिकार में। औपनिवेशिक जनता, जो जनता कॉलोनीज में है, जनता किसी गुलाम है, उसके भी अपने अधिकार होते हैं। और इसके साथ ही अब आपसे एक और समस्या होती है, गरीबी, वैश्विक गरीबी। देखो, वैश्विक गरीबी के लिए पहले समझना पड़ेगा कि जो विश्व है बहुत बड़े स्तर पे गरीब भी है बहुत, और विश्व की जनसंख्या फिलहाल आपकी तो पुराना डाटा है लगभग 7 से आप 8 अरब कह सकते हो, ठीक है, 7 से 8 अरब, जिसमें पिछले अगले वर्षों में मतलब 7 से अरब जैसे बोल रहा है, तो ये हो चुकी है लगभग, और इसमें 9 से 10 का आंकड़ा भी पहुंच सकता है। फिलहाल भारत की अगर हम बात करें तो 50% जो विश्व की जनसंख्या है वो 6 देशों में निवास करती है, भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गरीबी बहुत बड़े स्तर पर बढ़ी है, पिछले 50 सालों में बहुत बड़े स्तर पर गरीबी बढ़ी है, और यहाँ प्रति व्यक्ति आय कम होता है, और जनसंख्या मृत्यु भी दर बहुत अधिक होता है, और जन्म दर भी बहुत अधिक होता है। वहीं पर अगर विकसित देशों की बात करें तो जन्म दर बहुत कम होता है और मृत्यु दर बहुत कम होता है, उच्च आय रहती है अमीर देशों में। ये अंतर दोनों में देखना, यहाँ उच्च जन्म दर रहेगा, उच्च मृत्यु दर रहेगा, प्रति व्यक्ति आय कम रहेगी, लेकिन यहाँ पर उच्च जन्म दर नहीं रहेगा, कम रहेगा मतलब, और कम मृत्यु दर रहेगा और प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा रहेगी अमीर देशों में, ये अंतर है। स्वास्थ्य संबंधित जो बीमारियां, चाहे एड्स की बात कर लें, चाहे आप सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स फुल फॉर्म भी आ सकती है तो याद रखना। साथ ही आप चाहे हेपेटाइटिस सी की बात कर लें, कोविड की बात कर लो, डेंगू मलेरिया की बात कर लो, ये सारी की सारी एक महामारियां जो विश्व को बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करती हैं और खतरा पहुँचाती हैं। एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा आता है कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा क्या होती है। देखो, सुरक्षा जो आंतरिक मामला है वे देश के अंतर्गत का होता है, जिसमें जैसे भारत की हम बात करें तो कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर के राज्य, यहाँ पर संघर्ष हमें देखने को मिलता है। और भारत ने अपनी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाकर राष्ट्रीय एकता को स्थायी बनाने की कोशिश की है, जिसमें विभिन्न समूहों और समुदायों को दुखों को मुक्त करके, मतलब उनकी चीज़ों को खत्म करके, और राजनीतिक सत्ता में भाग लेने की अनुमति दी है। अगर आप बाहरी की बात करें तो बाहरी में 4 तत्व होते हैं, जिसमें अवरोध, सैन्य शक्ति, उसके बाद सैन्य संतुलन और गठबंधन। देखो, आंतरिक बाहरी सुरक्षा यह भी होता है कि जिसमें आपको किसी दुश्मन देश से या पड़ोसी देश से खतरे, सैन्य हमले का खतरा बना रहता है। और बाहरी सुरक्षा जो है पारंपरिक धारणा, ये कौन सी है, पारंपरिक धारणा है, ठीक है, उसके अंतर्गत आपके ये दोनों ही पारंपरिक में आते हैं। मतलब अब इसमें पहला हमने बात कर दी थी कि भैया अवरोध क्या है। अवरोध देखो होता है कि युद्ध को रोकना, जिसमें शीत युद्ध के दौरान भी दोनों ने अपनी हमला नहीं किया क्योंकि अवरोध काम कर रहा था। अवरोध का मतलब ही होता है रोक, और रोक कब लगती है, जब सामने वाला मजबूत हो। तो यहाँ भी सेम। सैन्य शक्ति में क्या था कि भाई दोनों अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहे थे, दोनों अपनी मतलब अपनी चीज़ों को मजबूत करना,
शक्ति संतुलन का मतलब है अगर सामने वाला मजबूत है तो खुद भी मजबूत हो जाओ, अपने भी हथियार अत्याधुनिक बना लो। जैसे भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान भी सेम ईयर कर लिया ताकि वो शक्ति संतुलन को बैठा सके। गठबंधन का मतलब है कि अगर आप हार रहे हो अकेले तो आप लोगों का समूह ले लो। जैसे नाटो, नाटो का मतलब होता है NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिस जो लगभग आप कह लीजिए कि भैया 30 इसमें कंट्रीज हैं और अमेरिका इसका प्रमुख है। तो इसका काम ये है कि हमारे एक सदस्य को मारोगे हम सबको मारेंगे। तो ये और वार्सा पैक्ट जो था वो सोवियत संघ के साथ था। तो गठबंधन भी दुनिया में बने हैं। शासीय सुरक्षा के लिए एक नए खतरे के रूप में आतंकवाद, तो आतंकवाद हमने ऊपर भी जाना कि इसमें अंधाधुंध जानबूझकर लोगों को मारा जाता है। और उसके साथ वैश्विक जो आतंकवाद है, एक से अधिक राज्य पर जनता जो है इसमें मतलब जो लोग हैं शामिल होते हैं। आतंकवादी समूह उन राजनीतिक परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं और उनके लिए सहायक नहीं है, मतलब बदलना चाहते हैं जो चीज़ों को मतलब सॉरी। और आतंकवादी क्या करते हैं, नागरिकों के लक्ष्य को उनको लक्ष्य बनाते हैं, उन्हें मारते हैं, आतंक को फैलाते हैं, उन्हें पीड़ा देते हैं, सरकारों से संघर्ष करते हैं। जैसे आपका तालिबान था आपका अफगानिस्तान में। और आतंकवाद जो है परंपरागत रूप से विमानों का अपहरण करते हैं, रेलगाड़ियों, बाजारों और भीड़ भाड़ के जो इलाके हैं वहाँ विस्फोट करते हैं। 2001 की घटना आप चाहे देख लीजिए न्यूयॉर्क में किस प्रकार से हुआ, 2008 में अमेरिका में, तो बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं भी जन्म देते हैं। विश्व की साझी संपदा से क्या अभिप्राय है, देखो इसकी अगर हम बात करें तो इसकी सुरक्षा के लिए दो आपके कौन से मतलब तर्क हैं। और साझी संपदा क्या है और सुरक्षा वैश्विक संपदा से सुझाव दीजिए, या विश्व की साझी संपदा का अर्थ बताइए और ऐसी साझी संपदा सुरक्षा के लिए सुझाव मतलब देने हैं। कई बार क्वेश्चन आए। वैश्विक संपदा मतलब वे संपदा है जिसका क्षेत्राधिकार किसी एक देश के बाहर हो, मतलब किसी एक देश का ना हो सभी का हो, जिसमें आपका पृथ्वी का वातावरण है, समुद्र का तल है, अंटार्कटिका आपका है, और ध्रुवीय क्षेत्र है, अंतरिक्ष के बाहर का क्षेत्र है, जिसमें सभी का है। और वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना है, वैज्ञानिक शोध और व्यावसायिक दोहन के अलावा इन क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों को हम बंद कर दें थोड़ा सा। पर्यावरण को क्षति से रोकने के लिए विकसित और विकासशील देशों में, जापान में जो पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाने की तकनीक विकसित की गई है उसको प्रदान करना चाहिए। हमें बहुत अच्छे से काम करना चाहिए और नियमों का पालन भी करना चाहिए। वैश्विक संपदा की जिम्मेदारी ना केवल साझी है बल्कि अलग अलग भी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी क्या की मतलब। तो देखो 2013 में आया भी हुआ है। अब देखो इसमें आप कहिए बिल्कुल सही बात है, इसमें विश्व दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी गोलार्ध विकसित देश, एक दक्षिणी गोलार्ध। विकसित देश कहते हैं कि विश्व में जो पर्यावरण है जिस रूप में है हम उस रूप में ही चर्चा करना चाहते हैं। विकासशील कह रहा अच्छा जी गंदगी तुमने फैलाई है तो हम उसको साफ क्यों करें, तुमने ज़्यादा गंदगी फैलाई है विकसित वालों, तुम ज़्यादा साफ करो। हमने कम फैलाई है तो हम कम साफ करेंगे। तो गंदगी कहाँ दिख रही है, यहाँ दिख रही है, तो इसको साफ कौन करेगा, ये लोग करेंगे। हमने कम की है तो हम कम करेंगे। इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा है। चाहे 1992 में इस बात में सहमति बनती है पृथ्वी सम्मेलन में, लेकिन अभी भी संघर्ष है। तो उदाहरण देते हुए इस कथन की हम बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध मतलब उत्तरी और दक्षिणी जो देश हैं संघर्ष हैं, और विकसित देश उसी मामले में पर्यावरण की चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में आज वो मौजूद है। पर यह संभव कैसे, गंदगी तो आपने फैलाई, और वे चाहते हैं कि पर्यावरण में संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। दक्षिण विकासशील देशों का तर्क है कि जिस परिस्थिति जो जैसी है उसमें नुकसान आपने पहुंचाया है तो आपकी भूमिका ज़्यादा होनी चाहिए। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उनकी भरपाई भी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। और अलावा विकासशील देशों को औद्योगिक जो प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, अभी विकास कर रहे हैं, उन्हें को थोड़ा प्रतिबंध नहीं मिलना चाहिए। 1992 में भी रियो सम्मेलन में साझी जिम्मेदारी की अलग अलग भूमिका का सिद्धांत भी था। और आपको याद होना चाहिए कि रियो जेनेरियो आपका ये ब्राज़ील में आपका लगभग ये सम्मेलन हुआ था और 1992 में हुआ था, ठीक है। लगभग 170 देश में शामिल थे। तो ये चीज़ आप याद रखना। इस रियो घोषणा पत्र में कहा कि धरती के पारिस्थितिक तंत्र को अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा और संरक्षण के विभिन्न देश के बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करें और आगे आगे बढ़ें, इस बातों को रखा गया था। इसके साथ ही चाहे यूनाइटेड नेशंस आपका फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, इसमें भी कहा गया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो दोनों सम्मेलनों में है। साथ ही वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों करनी चाहिए, विश्व की साझी संपदा को लेकर चिंताएं क्या हैं, महत्वपूर्ण क्यों हैं, पर्यावरण संबंधित कोई दो मुद्दे को ले कीजिए, या फिर आपका आज वैश्विक पर्यावरण नुकसान पहुंचाने वाले खतरों के बताइए, किन्हीं 4 पर्यावरण चिंताओं को बताइए। तो ये बातें आपकी हैं। अब साझी जो परंपरा हमारी चीज़ें हैं मतलब पर्यावरण है, चाहे व्यक्ति हो या समूह हो, किसी का नियंत्रण नहीं होता। पहली बात, पूरे समुदाय का नियंत्रण होता है, पूरे देश का होता है, और अगर विश्व की है तो पूरे विश्व का उस पर नियंत्रण होता है। और साझी संपदा ऐसा ही होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर पूरे समूचे समाज का हो, और अगर किसी एक देश का ना होकर पूरे विश्व का है तो विश्व की साझी संपदा हो जाता है। हमें संरक्षण करना चाहिए क्योंकि कृषि योग्य भूमि जो है वो बराबर आपकी नहीं मिल पा रही, उपजाऊ भूमि लगभग खत्म सी हो रही है। दूसरा, स्वच्छ जल। आज लगभग जो स्वच्छ जल है वे बहुत ज़्यादा खत्म हो रहा है, जिसमें लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनसंख्या को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, जिसमें 2 अरब 60 करोड़ जनसंख्या साफ सफाई के मामले में भी खराब है, वहाँ नहीं है।
वनों की कटाई लगातार हो रही है जिससे जैव विविधता को हानि पहुंच रही है, जैव विविधता खत्म हो रही है। पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो रहा है क्योंकि ओजोन लेयर लगातार उसमें क्षति हो रही है, गर्म हमारा एनवायरनमेंट खत्म हो रहा है और लगातार अगर ओजोन लेयर खत्म हो गई तो स्किन कैंसर होने की संभावना आगे बढ़ जाएगी। समुद्री तटीय जो इलाके हैं उसमें प्रदूषण फैल रहा है और लगातार इससे जो जलीय जीव है उनको नुकसान पहुंचेगा और आने वाले समय में मानव को भी हो गई होगा। क्वेश्चन आएगा पृथ्वी सम्मेलन क्या है, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था जिसे पृथ्वी सम्मेलन या फिर रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं, जो पर्यावरण और विकास के मुद्दे से संबंधित था, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी और उससे संबंधित कुछ नियम बनाए गए और एजेंडा 21 BC में आया और इसमें यही था कि टिकाऊ विकास की अवधारणा को बनाओ जिसमें पर्यावरण ऐसा विकास करो जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, ये बात भी इसी में निकल के आती है। और रियो डी जेनेरियो में 21 अगर आ जाए एजेंडा 21 तो एजेंडा 21 का ये वाला आंसर 2 पॉइंट लिख देना, तब भी काम आपका चल जाएगा दूसरे क्वेश्चन में भी। ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम या फिर भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, भारत सरकार पर्यावरण के नियमितीकरण के रोकने के लिए क्या काम करता है। तो पहला आपको बताना है कि 2001 में चाहे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम हो ऊर्जा को बचाने के लिए, और चाहे वाहनों को स्वच्छतर ईंधन का प्रयोग करने के लिए, जिसमें भारत में नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी भी आपकी आ गई जिसमें स्वच्छ ईंधन CNG की बात करी। 2003 में पुनर्वा बिजली अधिनियम आपका लाया और साथ ही साथ अभी प्राकृतिक गैसों के आयात और स्वच्छ कोयले के जो उपयोग है उसको भी प्रौद्योगिकी को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही 2010 अगर आपको पता हो 2010 में हमने NGT की स्थापना करी, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित संस्था, जो कि एक प्रकार से जो विश्व भारत में मतलब जो पर्यावरण है उससे संबंधित अगर देखता है कोई गलत काम कर रहा है या प्रदूषण ज़्यादा फैला रहा है तो उस पर टैक्स भी लगाता है, उस पर कोई चार्जेस लगाता है। साथ ही 2000 आपका चाहे वो 10 की बात करें 10-11 की बात करें जहाँ पे बायोडीजल को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ 10 लाख लगभग हेक्टेयर जो भूमि है उसको अधिग्रहण करके बायोडीजल को बढ़ावा देने में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और भारत, आप बता दो कि भारत जो है वो सांस्कृतिक रूप से भी पर्यावरण हितैषी है, लगातार हमारा संस्कृति ही ऐसा है कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति को बढ़ावा देते हैं, ऐसे पॉइंट आप लिख दो, अच्छा रहेगा। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, किन्हीं 3 परिणाम, वैश्वीकरण की राजनीतिक और आर्थिक परिणाम, वैश्वीकरण के 4 परिणाम। भाई देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट है और मैं आपको बोल रहा हूँ इस चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा, तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। पहली बात, वैश्वीकरण क्या होता है, देखो वैश्वीकरण का मतलब होता है व्यक्ति, पूंजी, वस्तु, विचार और श्रम का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का पहला परिणाम है कि वैश्वीकरण गंभीर राजनीतिक जो प्रतिघात है जिसमें राज्य की संप्रभुता है उसको खतरा पहुंचाता है। वैश्वीकरण के कारण लोक कल्याणकारी जो काम है राज्य का उसमें कमी आई है, राज्य बहुत कम काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बना रहा है और नागरिक सुरक्षा कर रहा है। वैश्वीकरण के कारण राज्य कमजोर हुआ है और गरीबों के हितों के लिए काम नहीं कर पा रहा है। और वैश्वीकरण से प्रौद्योगिकी और उससे समुचित सरकार की क्षमता को बढ़ावा भी मिला है और जिससे अपने नागरिकों पर शक्तिशाली रूप से काम कर पाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है आपके राजनीतिक वाले में। आर्थिक में वैश्वीकरण संपूर्ण विश्व में जो है व्यापार में वृद्धि हुई है और पहले देशों में आयात पर प्रतिबंध थे लेकिन अब प्रतिबंध कम हो गए हैं। अब पूरी दुनिया निर्यात निवेशकर्ता कहीं भी अपनी पूंजी को निवेश कर सकता है। वैश्वीकरण के चलते अब सीमाओं की बाधा खत्म हो चुकी है। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं के अनुसार अब समृद्धि बढ़ी है और खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी खुशहाली बढ़ी है, हर देश में वृद्धि हुई है और देखने को मौका। लेकिन नेगेटिव भी है भाई, इसमें जो लघु उद्योग है उसको खतरा पहुंचा है, छोटे छोटे उद्योग उसको हटा हुआ है और आर्थिक में केवल विकसित देशों को फायदा हुआ ना कि विकासशील देशों को। तो ये भी नेगेटिव भी आ जाएगा ना, 3 पॉइंट। अब वैश्वीकरण के सांस्कृतिक परिणाम देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो जीन्स है उसके ऊपर भारतीय कुर्ता काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब मिक्स हो रहा है। साथ ही शक्तिशाली संस्कृतियाँ छोटी छोटी संस्कृतियों को समाप्त भी कर रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव भी है। भारत में वसंत के पंचमी के त्यौहार की जगह हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो ये भी अपने आप में एक समस्या है। साथ ही इसके साथ खान पान में बदलाव हुआ है, वैश्विक जो संस्कृति है उसका उदय हो रहा है और राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में भी संपन्न जो देश हैं उनका प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। तो सांस्कृतिक समरूपता देखो, समरूपता वाला अगर आया तो समरूपता का मतलब होता है कि प्रत्येक जो संस्कृति है उस पर पश्चिमी संस्कृति थोपी जा रही है, और अगर आया सांस्कृतिक विभिन्नीकरण करके, ठीक है, तो इसका मतलब है प्रत्येक संस्कृति पहले से विशिष्ट हो रही है। और भारत में वैश्वीकरण अगर आपसे पूछे तो 1991 में आता है, जिस समय नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हैं और उस समय के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह होते हैं, और उसी समय LPG आता है। LPG का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, याद रखना। सांस्कृतिक समरूपता से क्या अभिप्राय है, जिसमें प्रत्येक संस्कृति जो है अब नई संस्कृति उभर रही है जिसमें पश्चिमी संस्कृति उसमें लादी जा रही है, जैसे मैंने अभी बताया, और दुनिया पर अपना तीव्र से प्रभाव छोड़ रही है, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे सोच में हो, चाहे लेन देन में हो, किसी भी चीज़ में, तो इसका प्रभाव लगभग बढ़ रहा है। किसी एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए इसका प्रभाव नकारात्मक नहीं होता है। देखो यार, नकारात्मक यही है कि बहुत सारे जो आप कहो कि भैया रीति रिवाज हैं, चीज़ें हैं, वे भी बढ़ रही हैं, खान पान बढ़ रहा है, चाहे वो आपका
इसमें बर्गर, मसाला, डोसा का विकल्प नहीं है, इसलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं है। और इससे हुआ मात्र इतना है कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज़ में शामिल हो गई है, मतलब नेगेटिव नहीं लेना, हमें थोड़ा सा पॉजिटिव ले सकते हैं। तो इस तरह से आप बताओ। उसी तरह से जैसे अगर नीली जींस की हम बात करें तो हथकरघा चूने खादे कुर्तों के साथ साथ अच्छे, आपके खूब अच्छे लगते हैं, तो ये भी पॉजिटिव में ले लो। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो कि किस प्रकार से नेगेटिव नहीं, थोड़ा पॉजिटिव भी है, बट ज़्यादातर देखो नेगेटिव ही है। मतलब वैश्वीकरण की परिभाषा दीजिए और बहुआयामी धारणा क्या है। देखो वैश्वीकरण क्या है, व्यक्ति, पूंजी, वस्तु, विचार, श्रम का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। बहुआयामी का मतलब यही है कि एक चीज़ पे नहीं है, ये व्यक्ति पे भी है, पूंजी पे भी है, विचार पे भी है, श्रम पे भी है, तो ये मल्टी डायमेंशनल है। हर एक क्षेत्र में वैश्वीकरण का प्रभाव हम लोग देख सकते हैं। वैश्वीकरण के किन्हीं 3 प्रभावों को नाम में ये क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य सत्ता और अपने स्थान पर वैश्विक उपभोक्ताओं के हाथ में आ गई है, या फिर क्वेश्चन आएगा कि कल्याणकारी राज्य की जगह न्यूनतम हस्तक्षेपी राज्य ने या फिर स्थान बाजार ने कैसे ले लिया। तो देखो राज्य बहुत स्तर पे आप बताओ कि विकासशील देशों की राज्य की बदलती भूमिका प्रभाव है। इससे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण कारण राज्य की क्षमता में जो सरकारें हैं वे ताकत में कमी आई है। कल्याणकारी राज्य अब पुराना हो चुका है, न्यूनतम हस्तक्षेपी ने उसकी जगह ले ली है। राज्य अब कुछ काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में इन चीज़ों अपना काम कर रहा है, मतलब लोक कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहा है। बाजार उसका निर्धारक है, बाजार जैसा चाहता है वैसा होता है। और विकासशील देशों में मल्टीनेशनल कंपनीज हमने पैर पसार लिए, तो ये पॉइंट भी आप बना सकती हो। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है। तो देखो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का मतलब ही है सभी देशों के एक साथ एक ग्राम की तरह ही, एक मतलब एक घर की तरह हो गया है, जिसमें विश्व में सभी जो घटी घटनाएं हैं एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर लोग व्यापार और बेहतर जीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं, तो वहाँ सबसे आसान जरूरी बात है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के कारण ही ऐसा निरंतर हो पाया है, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर घटक की बात करें तो लगभग जो इंटरनेट है, चाहे जो सुविधाएँ हैं, लगभग आपको इसको चीज़ों को लगभग बढ़ावा दे रही है, मतलब ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे है वर्ल्ड सोशल फोरम क्या है। तो मतलब WSF क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम है, और 2001 में इसकी पहली बैठक होती है ब्राज़ील में, इस बात को याद रखना। 2004 में इसकी बैठक इंडिया मुंबई में होती है। 2007 में नैरोबी केन्या। वर्ल्ड सोशल फोरम जो है नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करता है। नव उदारवादी मतलब जो वैश्वीकरण के नए रूप है उसका विरोध करता है। FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये आपके बेसिक क्वेश्चन थे जो पहली बुक से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवा दिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।